वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया नामक महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ आपके 12वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के जो भी कंपटीशन होते हैं उनसे संबंधित जीके से संबंधित भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें भारत और उसके आसपास के जितने भी देश है उनकी वर्तमान और जो भूतकाल की परिस्थितियां हैं वो भारत के साथ कैसे संबंध है, ये सारी इसमें जानकारी दी गई है। इस तरीके से ये पार्ट हिस्ट्री का भी है और पॉलिटिकल का भी है, मतलब इसमें काफी हद तक हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो भी कवर होता है। तो पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने इसको बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का जो नाम है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसका जो पहला टॉपिक है वो देखते हैं, क्या है दक्षिण एशिया, इसका सामान्य परिचय। यानी दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल है, क्या है। तो प्राय बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सबको इंगित करते हैं तो दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी दक्षिण एशिया में आप नक्शे में देखेंगे तो भारत और उसके आसपास के जो भी देश है वो दक्षिण एशिया में आते हैं। और इस दक्षिण एशिया उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत से और दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के कारण एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। और कभी कभार अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इस क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। और ये भू राजनीतिक धरातल पर यह क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। अब होता होगा कि अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, जो ये नेपाल वगैरह सभी की भौगोलिक परिस्थितियां काफी हद तक अलग है। कुछ पर्वतीय है, कुछ मैदानी है, कुछ अलग अलग, जैसे पाकिस्तान में या राजस्थान के भारत के कुछ भागों में मरुस्थल है। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक या जैव विविधताओं से भरपूर क्षेत्र है। अगला हमारा जो टॉपिक है, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में अलग अलग राजनीतिक प्रणालियां हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो अलग अलग देश जो दक्षिण एशिया के मैंने डिस्कस किए उनमें जैसे भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भारत के दोनों पास के पड़ोसी देश है, एक पूर्व एक पश्चिम में, तो दोनों में लोकतांत्रिक और सैनिक शासन, दोनों के नेताओं का शासन कायम रहा है। कभी लोकतंत्र कायम रहा है, कभी सैनिक शासन यानी तानाशाह शासन भी रहा है। और भूटान में वर्तमान में राजतंत्र है, लेकिन यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास है, जो कि पहले यहाँ राजशाही थी, राजा का शासन था। मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था और 1968 के बाद से यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसी तरह से नेपाल में, भारत के जो भी उत्तर में पड़ोसी देश है, उसमें 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन अप्रैल 2006 में एक सफल जन विद्रोह के बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इस प्रकार दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का मिला जुला रिकॉर्ड रहा है। कुछ देशों में पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, कुछ में आंशिक है, कुछ में राजशाही के बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इस तरीके से अलग अलग देशों में ये अलग अलग है। अब एक एक देश का अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, जैसे कि पहले ही बता दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कभी सेना का शासन रहा, कभी लोकतंत्र रहा है। तो 14 अगस्त 1947 को, जैसे कि आपको बताया, भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। तो दो खंडों में जो पाकिस्तान है पहले विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। भारत के जो पश्चिम में था वो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्व में था वो जो कि बंगाल को अलग करके किया गया था, जिसको पूर्वी बंगाल भी कहा जाता था, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था। और मुस्लिम लीग अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना पाक के प्रथम गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान उसके प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान का संविधान बनने के बाद में अयूब खान ने देश के शासन की कमान अपने हाथ में लेकर अपना निर्वाचन करा लिया। अयूब खान के बाद सत्ता की जो कमान है वो जनरल याहिया खान ने संभाली, और जिसके शासनकाल में 1971 में भारत के साथ युद्ध हुआ और जिस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और पूर्वी पाकिस्तान जो भारत का मतलब पाकिस्तान का एक हिस्सा था वो विभाजित होकर के बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश नामक नए देश की जो भी है जन्म है वो 1971 के भारत युद्ध में हुई थी और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो याहिया खान थे। अगला जो हमारा पॉइंट है कि विभिन्न घटनाओं के बाद 1988 में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाने के तक पाकिस्तान में निर्वाचित लोकतंत्र कायम रहा। यानी कि 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा किया था। आपको अगर याद हो, आप न्यूज देखते हो तो अभी 2-4 दिन पहले ही परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है। तो इस तरीके से पाकिस्तान में कुछ समय तक लोकतंत्र रहा, कुछ समय तक सैनिक शासन या तानाशाह शासन रहा, और उसके बाद में 2008 में पुनः जाकर के जो स्थापित हुआ लोकतंत्र, और वर्तमान पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व क्रिकेटर है इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो ये घटना हुई। अब पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना न होने के कारण आपने देखा कि पाकिस्तान में सेना का शासन और लोकतंत्र का मिला जुला रूप रहा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण है स्थायी लोकतंत्र स्थापित नहीं होने के। पहला कारण है कि यहाँ सेना और धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है। दूसरा,
पाकिस्तान की जो भारत के साथ तनातनी के कारण वहाँ सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इससे तो कोई खास अंतर्राष्ट्रीय दबाव या समर्थन भी नहीं है। और अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए या उस स्वार्थों की सिद्धि के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को भी समय समय पर बढ़ावा दिया है। इस कारण से पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला हमारा जो भारत का पड़ोसी देश है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है बांग्लादेश। आपने पहले ये देख लिया कि 1947 से 1971 तक बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के अंग के रूप में था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और जो दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान एक स्वतंत्र देश बना और 1971 में बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया। और 1975 से शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान संशोधन करके उसे अध्यक्षात्मक प्रणाली का रूप दिया और बाद में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति में सेना द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बांग्लादेश के संबंध में जानकारी थी। और भी इस पूरे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो वीडियो है या सामान्य ज्ञान की वीडियो के लिए आप ये चैनल को विजिट करें, वहाँ सारे वीडियो आपको उपलब्ध में है। अगला हमारा टॉपिक है, चौथा जो पॉइंट है कि 1975 में सैनिक शासक जो थे जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे, परंतु जियाउर रहमान की हत्या की गई और HM इरशाद के नेतृत्व में सैनिक शासन ने बागडोर संभाली और 1990 तक सत्ता में रहे। तो इस तरीके से पहले लोकतंत्र हुआ, फिर सेना ने शासन संभाला और 1991 में चुनाव हुए। उसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम है और वर्तमान में शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है। तो ये बांग्लादेश से संबंधित हो गई थी जानकारी। अब है नेपाल, जैसे कि आपको पता है भारत के उत्तर भाग में जो स्थित देश है। अब इसमें लोकतंत्र और राजतंत्र का जो मिला जुला स्वरूप रहा है। तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में 1990 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र था। 90 के दशक में नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ और फलस्वरूप 2002 में वहाँ के राजा ने संसद को बंद कर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से ये घटना हुई। उसके बाद में अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन ने किया। अभी पिछले बोर्ड एग्जाम में 7 दलों के गठबंधन या 7 दलों का जो गठबंधन था वो किस देश से संबंधित था, ये भी प्रश्न पूछा था। तो ये नेपाल से संबंधित था। कई प्रश्न परीक्षा में इस तरह के पूछे जाएंगे जो इन में से ही होंगे। तो आप अगर वीडियो को 1 या 2 बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो मुझे लगता है आपका कोई भी प्रश्न है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इसमें शामिल करने का प्रयास किया। तो गठबंधन में माओवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसमें योगदान दिया और पुनः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद अगला जो है कि अंततः 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और 2015 में नेपाल में नया संविधान भी अपनाया गया। तो इस तरीके से ये नेपाल के बारे में था। अब है श्रीलंका। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष का काफी पुराना जो इतिहास रहा है और भारत से भी इसका गहरा संबंध है। भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और सन 1948 से अपनी स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक श्रीलंका, तब सिलोन, यानी श्रीलंका का पहला पुराना नाम सिलोन है। कई बार अगर ये भी पूछा जाता है कि सिलोन क्या है या श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो इसको सिलोन है में लोकतंत्र कायम है। हालांकि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष की जो समस्या है उसमें 2 गुट है, एक तो तमिल है और एक सिंहली। तमिल है वो तमिलनाडु से गए हुए, भारत के तमिलनाडु से गए हुए भारतीय मूल के लोग हैं और सिंहली वहाँ के बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। तो इनके बीच में जातीय संघर्ष की समस्या काफी समय तक चली और उनका जो संगठन था लिटे, आपने नाम सुना होगा, LTT के साथ संघर्ष भी चला, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। तो श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का वर्चस्व है। इन लोगों का मत है कि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों का है और तमिलों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं बरती जाए। और भारत 1987 से प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में शामिल हुआ और श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच में संबंध सामान्य बनाने हेतु भारतीय सेना को भेजा गया। और ये भारत की एक तरह से ऐतिहासिक ये घटना थी जिसमें भारतीय सेना ने वहां जाकर के तमिलों के खिलाफ में कार्रवाई की और जिसे 89 में बिना लक्ष्य हासिल किए वापस बुलाना पड़ा सेना को, क्योंकि भारत के कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और भारतीय सेना लिटे LTT के साथ संघर्ष में फंस गई और वापस उसको बुलाना पड़ा। और उसके बाद की जो बात है कि श्रीलंका में हिंसक संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे, जो 2 देश थे नॉर्वे और आइसलैंड, इन्होंने बातचीत के जरिए इनको दोनों को राजी किया, बातचीत की और अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में लिटे को एक तरह से खत्म कर दिया गया। अब वो एक जानकारी दे दूं, लिटे के ही एक जो कि महिला थी जिसने चुनाव के दौरान जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल पूरा करने के बाद में तमिलनाडु पेरुम्बदूर में जब चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे
तो लिट्टी की एक जो महिला आतंकवादी है उसने आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी थी। तो ये थी। अगला आया टॉपिक है संघर्षों की चपेट में आने के बावजूद श्रीलंका अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को पाने में सफल रहा है। तो ये तो हो गई श्रीलंका के संबंध में जानकारी। इसी पार्ट से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चंस है वो इसी चैनल पे अपलोड है, तो वो आप जरूर देखें। अगला हमारा टॉपिक है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। जैसे जो महत्वपूर्ण देश थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब कुछ अन्य पड़ोसी देश और उनके साथ में संबंध है। तो जैसे भारत बांग्लादेश जो संबंध है उनमें दो तरह के कुछ मतभेद भी है और कुछ सहयोगी है। तो पहले मतभेद पढ़ेंगे। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी, किन किन क्षेत्रों पर मतभेद है। तो एक तो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी, बांग्लादेशी शरणार्थियों के अवैध प्रवास की समस्या और भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, म्यांमार को बांग्लादेशी क्षेत्रों से होकर प्राकृतिक गैस निर्यात न कर देने के मुद्दों आदि पे भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ मतभेद है। इसके अलावा सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंधों में सुधार, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर ये सहयोग है। तो ये बांग्लादेश के संबंध में हो गया। अगला हमारा टॉपिक है नेपाल। तो भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में, भारत और नेपाल दोनों के बीच में शुरू से ही मधुर संबंध रहे हैं और दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत और पाकिस्तान नेपाल के बीच में आज भी वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा कई जो नेपाली नागरिक है वो भारत में गोरखा के रूप में नौकरी करते हैं या चौकीदारी वगैरह या कोई भी काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ जो बॉर्डर है उस पर पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है। आम जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, उसी तरह से नेपाल में भारत के नागरिक और नेपाल के नागरिक भारत में आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेपाल में चीन समर्थक माओवादी बढ़ने से भारत में नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है और भारत को नेपाल की चीन से दोस्ती पर भी आपत्ति है। और मतभेदों के बावजूद व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड आदि मसलों पर भारत और नेपाल के अच्छे संबंध एक साथ है। तो ये नेपाल से संबंधित थे। अब है श्रीलंका। तो श्रीलंका तनाव का कारण इस क्षेत्र में जारी जातीय संघर्ष है और मैंने बता दिया कि जिसमें जो भारतीय मूल के जो तमिल लोग हैं, जो तमिलनाडु से कई साल पहले या काफी बहुत पुराने समय से वहां रह रहे हैं, उनके और वहां के सिंहली समुदाय के बीच में जो संघर्ष है, तो इस कारण से 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका के मामलों में असंलग्नता की नीति अपनाई, यानी अपनी जो सेना भेजी थी उसको भी वापस बुला लिया था। और देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के कारण अच्छे व्यापारिक संबंध है। और अभी आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले ही या कुछ समय पहले श्रीलंका में भारी वित्तीय संकट जो था उसमें भारत ने काफी हद तक उसकी सहायता की है और उसको वहां से वित्तीय संकट से उबरने में मदद की है। तो इस तरीके से भारत श्रीलंका के संबंध लगभग सामान्य रहे हैं। कुछ मछुआरों के मामले में या कुछ संबंध कभी भी बार तनावपूर्ण होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से संबंध अच्छे हैं। और भूटान, दोनों देशों के बीच में प्राचीन काल से ही बहुत अच्छे संबंध है और भारत के सहयोग से भूटान में विभिन्न जो बिजली की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वो संचालित है। भूटान भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में या बहुत ही शांत प्राकृतिक आवास में बसा हुआ एक देश है। अगला देश है मालदीव। जैसे कि बताया आपको, ये द्वीपीय देश है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के बीच में स्थित है। और द्वीपीय देश होने के कारण भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग को बहुत सहायता की है, क्योंकि यहाँ द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ ज्यादा संभावनाएं पर्यटन की है और मत्स्य उद्योग की है। तो ये था। अगला हमारा टॉपिक है शांति और सहयोग दक्षिण एशिया में किस तरीके से है। तो दक्षिण एशियाई देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु दक्षेस संगठन, दक्षेस यानी सार्क, आपको पता होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाएगी। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना जो है कि उसके अलावा सन 2000 में दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने हेतु दक्षेस के सदस्य देशों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी साप्टा पर हस्ताक्षर किया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो भी था उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दक्षिण एशियाई देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौते का मतलब हो गया कि उसमें जो भी आयात या निर्यात पे कम से कम शुल्क लगाया जाए ताकि व्यापार में आसानी रहे। तो ये सहयोग दक्षिण एशिया के देशों के बीच में रहा है। अगला हमारा जो टॉपिक है, पिछले 10 वर्षों में से भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देशों में उत्तर में चीन भी है, तो कुछ समय तक चीन के साथ में सीमा विवाद की समस्या रही है, लेकिन अभी काफी हद तक उसमें सुधार हुआ है। और इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध के बाद में संबंधों में निकटता आई है। तो शीत युद्ध के दौरान जैसे आपको बताया कि भारत जो विश्व है 2 गुटों में बटा हुआ था, तो उस समय भारत का झुकाव कुछ हद तक रूस की तरफ था, लेकिन उसके बाद से अब भारत और अमेरिका के बीच में भी काफी अच्छे संबंध है। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है ये पूरा हुआ। अब इसमें मैंने प्रयास किया है कि आपके
लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाठ का रिवीजन करवाया जाए। और इससे संबंधित अन्य जो भी पाठ है उनके वीडियो है चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा और अपने जो भी साथी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। और इन्हीं पाठों से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, वन वर्ड या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, उनके वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो वो एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।